विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम एक व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा विषय है विद्यार्थियों संज्ञा, परिभाषा, च। विद्यार्थियों, व्याकरण की दृष्टि से आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे उस विषय की उपयोगिता व्याकरण अध्ययन के दौरान हमें हमेशा रहेगी। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं और जानते हैं संज्ञा के विषय में। विद्यार्थियों, हमारे सामने जो विषय है संज्ञा, सर्वप्रथम हम उस विषय के बारे में चर्चा करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने सामान्य तौर पे अध्ययन किया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कहते हैं विद्यार्थियों नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हमारे यहाँ पर जो उपस्थित है संज्ञा की परिभाषा, उसका अध्ययन करते हैं, उसे देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। विद्यार्थियों, व्यावहारिक सुविधा के लिए व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति अथवा पदार्थ को किसी नाम से अभिहित किया जाता है, उसे पहचाना जाता है, वह क्या है, वह संज्ञा है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के नाम को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। यहाँ पर हमने पहले भी चर्चा की है कि व्याकरण शास्त्र के अंदर संज्ञा का विशेष महत्व है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया गया है। अर्थात जो संज्ञा है उस संज्ञा का प्रयोग व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत लाघव के रूप में किया जाता है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने के लिए व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने के लिए व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। यदि हमें संज्ञा और परिभाषा का ज्ञान है तो हमें व्याकरण का ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। चलिए विद्यार्थियों, आगे की ओर बढ़ते हैं और जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। व्याकरण के अंतर्गत जिन जिन संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है उन संज्ञाओं को हम आज अध्ययन करेंगे और उनके विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास में संज्ञा है विद्यार्थियों आगम। तात्पर्य है आगम किसे कहेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि दो वर्ण हैं, उन दो वर्णों के मध्य में अगर कोई तीसरा वर्ण आकर बैठ जाता है तो उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों, उसे कहेंगे हम आगम। यह आगम क्या होता है और कैसे होता है विद्यार्थियों, देखिए, तब वह आगम कहलाता है। और वह आगम किस प्रकार का होता है, मित्रवद आगम। अर्थात जो आगम होगा वह किस प्रकार से होगा, मित्रवत होगा। इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, दो मित्र बैठे हुए हैं, तीसरा मित्र उनके पास में आता है और वह पहले मित्र और दूसरे मित्र से कहता है कि आप थोड़ा थोड़ा खिसकिए, और उनके खिसकने से जो जगह होती है वहां पर आकर वह तीसरा मित्र बैठ जाता है। उसी प्रकार से यहां पर बताया गया है कि आगम किस प्रकार होता है, मित्रवत आगम होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है वृक्ष धन छाया। यहां पर हमारे पास में विद्यार्थियों वृक्ष धन छाया लिखा हुआ है और उसका जो अगर हम संधि करते हैं तो संधि करने के बाद में हमारे पास में क्या पद आता है, वृक्षस छाया। यहां वृक्ष के अ एवं छाया के छ। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में है वृक्ष और उसके बाद में क्या है, छाया। ठीक है, वृक्ष का अ और छाया का छ। इस प्रकार से यह बता रहा है। अब उसके बाद में इन दोनों के मध्य में च का आगम हुआ है। यहां हम देखते हैं जब हमने संधि की, संधि के दौरान यहां पर च का आगम हुआ है। यह आगम कहलाता है विद्यार्थियों। और यह आगम किस प्रकार से होता है, मित्रवत होता है। देखिए आगे दूसरी संज्ञा हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, आदेश। अब आदेश किसे कहेंगे, उन्होंने कहा कि किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। अब विद्यार्थियों जो आगम था वह आगम तो क्या था, मित्रवत था। अर्थात दो लोग बैठे हुए हैं और उनके मध्य में आके बैठ भी जाता है तो उन दोनों को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो आदेश है वह आदेश होता है विद्यार्थियों शत्रुवत। और यहां पर लिखा गया है शत्रुवदादेश।
आदेश किस प्रकार से होता है? शत्रुवत होता है। जानते हैं किस प्रकार से आदेश होता है विद्यार्थियों? जैसे हमारे पास में यहाँ पर लिखा गया है यदि धन अपि, और संधि हुई क्या विद्यार्थियों? यद्यपि। अब यहाँ पर अंत में क्या था विद्यार्थियों? ई, और उसके आगे क्या है? अ। अब यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है। यहाँ ई के स्थान पर क्या आदेश हुआ? यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर यह कहना चाहता है कि ये जो इस प्रकार से जो आदेश होता है वह आदेश या तो पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा या पर वर्ण के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो आदेश हुआ है यह वह किसके स्थान पर हुआ है? ई के स्थान पर। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश भी होता है। यह द्वितीय प्रक्रिया है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम सर्वप्रथम समझते हैं कि जो ई था उस ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया विद्यार्थियों? यह। और हमारा जो अ आगे का है वह इसके अंदर मिल जाता है और वर्ण बनता है यह। इसी प्रकार से अगर पूरा इसको लिखते हैं तो यह, और यहाँ पर द आधा है, इस कारण से यह वर्ण बनेगा यद्य, और पी। यह संधि हो जाती है और इस संधि को कहते हैं हम यण संधि। लेकिन विद्यार्थियों महत्वपूर्ण विषय जो हमें यहाँ समझना है वह यह है कि इस ई के स्थान पर इस ई का अस्तित्व खत्म कर, समाप्त कर, यहाँ पर एक नया वर्ण आ गया। वह नया वर्ण क्या है विद्यार्थियों? यह। और यह ही क्या है विद्यार्थियों? आदेश है। अर्थात जब भी आदेश होगा वह किसी वर्ण को हटाकर होगा, और वह आदेश कहाँ कहाँ पर हो सकता है? या तो पूर्व वर्ण के आधार पर या पर वर्ण के आधार पर। आधार से तात्पर्य है उसके स्थान पर, या तो पूर्व वर्ण के स्थान पर आदेश होगा या पर वर्ण के स्थान पर आदेश होगा, और कई बार तो वह दोनों के स्थान पर हो जाता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर एक और उदाहरण है, उसे हम समझते हैं। जैसे हमारे पास में है विद्याधन आलय है, यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है। इन आ और आ को हमने यहाँ पर लिखा और उन दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या हो जाता है विद्यार्थियों? आ। और हमारा जो पद है वह क्या बनता है? विद्यालय है। तात्पर्य है कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण आदेश हुआ आ। चलिए आगे की ओर चलते हैं और अगली संज्ञा को हम देखते हैं। अगली संज्ञा हमारे पास में है विद्यार्थियों उपधा। उपधा किसे कहते हैं और उपधा संज्ञा क्या होती है? देखिए विद्यार्थियों, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व कोई भी शब्द है, उस शब्द के अंतिम वर्ण, अब वह अंतिम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि चिंत, चिंत एक इन्होंने शब्द लिया है। उस शब्द के अंदर हम देखते हैं ची है, आधा न है, त है, वह भी आधा है, में त अंतिम वर्ण है। हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चिंत में जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? त है, हलंत, और उससे पूर्व न उपधा है। अब विद्यार्थियों जहां इन्होंने पूर्व में हमसे कहा कि किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व, तो इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ? देखिए हम देखते हैं इस प्रकार से इसको विच्छेद करके। चिंत हमारे पास में है सर्वप्रथम च, च के बाद क्या होगा विद्यार्थियों? ई के बाद न के बाद क्या होगा? त। क्या बना विद्यार्थियों? चिंत। इसी प्रकार से यह भी आधा है। अब हम देखते हैं कि इसका अंतिम वर्ण क्या है? त, और त से पूर्व क्या है विद्यार्थियों? न। तो यहाँ पर उपधा क्या होगा? न होगा। और सूत्र उन्होंने लिखा है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। इस प्रकार से उपधा संज्ञा होती है। चलिए इसे और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। महत में अंतिम वर्ण त से पूर्ववर्ती ह में विद्यमान अ उपधा संज्ञक है। अब महत है विद्यार्थियों, तो महत किस प्रकार से होगा? म, उसमें से हमने ए निकाल लिया है, है में से हमने ए निकाल लिया है, और अंत में हमारे पास में क्या है? त। तो उन्होंने कहा जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व वाला क्या होगा? उपधा होगा। तो यहाँ पर ए क्या होगा? उपधा होगा।
उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, हरि है, हरि के अंदर अंत में क्या होगा, है आधा है, उसमें से ए निकालने के बाद में, और आगे है विद्यार्थियों र, और अंत में क्या आएगा इसमें ई, तो यहाँ पर उपधा क्या हुआ विद्यार्थियों र। उसी प्रकार से इसका अंतिम वर्ण अ होगा और उपधा क्या होगा म। पठ के अंदर विद्यार्थियों प में से हमने ए निकाल लिया और अंत में क्या था ठ, तो ठ से पूर्व क्या आया है ए, तो उपधा क्या होगा यहाँ पर अ। उसी प्रकार से चल में से जो च का अ है वह क्या होगा उपधा होगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रक्ष, रक्ष एक धातु है। अब इसके अंदर क्या उपधा होगा, देखिए र में से हमने निकाला विद्यार्थियों अ जो कि स्वर है, और उसके बाद में क और श, क्योंकि हम जानते हैं जो क्ष है वह क्या है विद्यार्थियों संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण होने के कारण यह किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है, क और स से, तो श अंतिम वर्ण हुआ और क क्या हुआ विद्यार्थियों यहाँ पर उपधा। उसी प्रकार से जो भिक्ष है, भिक्ष में उपधा क्या होगी क। अब हमने उपधा के प्रसंग को समझा विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि उपधा का जो प्रसंग है वह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और एक नए संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास में विद्यार्थियों पद सबसे महत्वपूर्ण है। पद किसे कहते हैं विद्यार्थियों, संज्ञा के साथ, संज्ञा आप समझ रहे हैं संज्ञा किसे कहेंगे, किसी भी नाम को संज्ञा कहेंगे। अब वह नाम कोई सा भी हो सकता है, वह नाम आपका भी हो सकता है, वह नाम मेरा भी हो सकता है, किसी वाहन का भी हो सकता है, किसी वृक्ष का भी हो सकता है। यह सब क्या है, यह सब संज्ञा है। तो विद्यार्थियों कहा गया है कि संज्ञा के साथ शु औ जस आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस झी आदि क्रियाओं में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक है। सीधा सीधा इस प्रकार से समझिए विद्यार्थियों, कोई भी शब्द होता है, उस शब्द को यदि अगर पद बनाना होता है तो उसमें सु आदि 21 प्रत्यय लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से कोई भी धातु रूप होता है तो उस धातु को पद बनाने के लिए वहां पर तिंग आदि 18 प्रत्यय लगाए जाते हैं, वह यह कहना चाहता है। अब यह कह रहा है कि सु औ जस आदि तथा धातुओं के साथ तिप तस झी आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी शब्द पद नहीं होगा और कोई भी क्रिया पद नहीं होगी। जैसे मैंने एक शब्द बोला राम, तो क्या राम पद होगा? नहीं विद्यार्थियों, वह पद नहीं होगा। जब तक मैं उसके अंदर शुभंत का प्रयोग नहीं करूंगा तब तक वह पद नहीं होगा। उसी प्रकार से चलना, उठना, बैठना, यह सारे जो पद हैं, यह सारे जो पद शब्द हैं अभी तक, अगर इनके साथ में तिंग प्रत्यय लगाता हूं तो यह क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। और उन्होंने अंत में कहा सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत से युक्त ही क्या होगा विद्यार्थियों? पद होगा, अन्यथा वह क्या होगा? शब्द होगा। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं विद्यार्थियों। जैसे हमने यहाँ पर लिखा रामः, रामौ, रामः। अब हम यह सामान्य रूप से जानते हैं कि ये क्या है विद्यार्थियों? शब्द है। क्या है? शब्द रूप है। लेकिन यहाँ पर शुभ प्रत्यय लगने के बाद में ये सब क्या हो गए हैं विद्यार्थियों? ये सब पद हो गए हैं। यहाँ पर शु प्रत्यय लगा है, यहाँ पर औ प्रत्यय लगा है और यहाँ पर जश प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार से उन्होंने आगे क्रियापद बताए हैं, भवति, भवतः, भवन्ति। इस प्रकार से इनके अंदर तिंग प्रत्यय लगा हुआ होने के कारण ये क्या है? पद है। अगर यह पद नहीं होते, इनके अंदर तिंग प्रत्यय लगा हुआ नहीं होता, तो ये क्या होते? ये शब्द होते। केवल पठ, नम, वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। अब हमने समझ लिया है इस बात को, क्योंकि जब तक तिंग और जो सुप प्रत्यय है वह नहीं लगेंगे तब तक वह पद नहीं होगा, तब तक वह शब्द रहेंगे। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब यहां पर कहने का तात्पर्य इसका यह है विद्यार्थियों कि जब तक उसकी पद संज्ञा नहीं होगी, किसी शब्द की पद संज्ञा नहीं होगी, तब तक वह
पद नहीं कहलाएगा। और व्याकरण के अंदर, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कहा गया है कि अपदम न प्रयुंजीत, जब तक उसको पद नहीं बनाया जाएगा तब तक संस्कृत के अंदर उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वह लेखन की दृष्टि से हो, चाहे वह वाचन की दृष्टि से हो। चलिए विद्यार्थियों, और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पद बनाने के लिए सुबंत और तिगंत, क्या होगा विद्यार्थियों? सुबंत और तिगंत दोनों में से एक की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें पद बनाने के लिए या तो सुबंत चाहिए या तिगंत चाहिए। अब विद्यार्थियों, सुबंत क्या है, तिगंत क्या है? सुबंत एक प्रत्यय है, तिगंत भी एक प्रत्यय है। सुबंत के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं और तिगंत के अंतर्गत 18 प्रत्यय आते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां शब्दों में शुभ प्रत्यय तथा धातुओं से तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब हमने यहां पर पढ़ा था कि विद्यार्थियों, शुबंत और तिगंत की आवश्यकता होती है हमें पद बनाने के लिए। अब वह पद बनाने के लिए यदि अगर हमें शब्दों से शुभ प्रत्यय लगाते हैं और धातुओं से क्या लगाते हैं? तिंग प्रत्यय। यहां पर स्पष्ट किया गया है कि यदि अगर शब्द को पद बनाना है तो शुबंत प्रत्यय लगेगा, और यदि अगर धातुओं को पद बनाना है तो हमें वहां पर तिगंत प्रत्यय लगाना होगा। अर्थात किसी भी शब्द रूप या धातु को पद कहा जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि संस्कृत में शब्द और पद में अंतर है। अब यहां पर हम स्पष्ट रूप से यह समझ चुके हैं कि शब्द अलग है और पद अलग है। शब्द की अग्रिम प्रक्रिया क्या है विद्यार्थियों? पद है। लेकिन शब्द पद कब बनेगा? जब उसके अंदर या तो सुबंत प्रत्यय लगेगा या तिगंत प्रत्यय लगेगा। संस्कृत लेखन या भाषण में पद बनाए बिना वर्ण समूह का प्रयोग नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, हमने यह बार बार पढ़ा है कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत, संस्कृत के अंतर्गत अपदम न प्रयुंजित इस प्रकार से कहा गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम जो हमारे सुबंत है और तिगंत है उनको समझते हैं। उससे पूर्व हम देखते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा गया है कि जो अव्यय है, जो जिनके रूप नहीं चलते हैं, वह भी पद होते हैं। और किस प्रकार से होते हैं? देखिए, अव्ययों के आगे स्थित विभक्तियों का लोप हो जाता है। अर्थात जो अव्यय है वह अव्यय भी पद होते हैं। वह पद किस प्रकार से होते हैं? वहां पर सुबंत प्रत्यय लाया जाता है और सुबंत प्रत्यय का वहां पर लोप हो जाता है, और लोप हो जाने के कारण वह क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों? पद हो जाते हैं। अर्थात वहां पर प्रत्यय तो लगा हुआ है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अव्यय शब्दों को भी पद बनाने के लिए यह कार्य आवश्यक है। यह कौन सा कार्य आवश्यक है? वहां पर शुबंत या तिगंत प्रत्यय लगाया जाता है, यह आवश्यक है। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि शब्द से क्या प्रत्यय लगेगा? शुप, और धातु से क्या लगेगा? तिंग। हमने पीछे भी देखा है विद्यार्थियों, यहां पर हमने बार बार इस बात की चर्चा की है कि पद बनाने के लिए क्या चाहिए? सुबंत। यहां पर संधि युक्त किया गया है, हम इसको सुप भी लिख सकते हैं, और तिंग, दोनों में से एक की हमें आवश्यकता होती है। तो हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शब्द को अगर पद बनाना है तो सुप प्रत्यय चाहिए, और धातु को यदि अगर पद बनाना है तो हमें क्या चाहिए? तिंग प्रत्यय चाहिए। जैसे राम एक शब्द है, उस शब्द को हमें पद बनाना है तो हम क्या लाएंगे? शुभ प्रत्यय। शुभ प्रत्यय लगने के बाद में यह पद बनेगा रामः। अब यहां पर यह क्या है विद्यार्थियों? पद है। उसी प्रकार से हरि है, हरि शब्द है, उसको अगर हमें पद बनाना है तो शुभ प्रत्यय लाएंगे, और शुभ लगने के बाद में वह बनेगा हरि ही। अब यह क्या है विद्यार्थियों? पद है। उसी प्रकार से पठ धातु है विद्यार्थियों, उस धातु में यदि अगर तिंग प्रत्यय लगेगा, तिंग प्रत्यय लगने के बाद में रूप बनता है उसका पठति। अब पठति क्या है विद्यार्थियों? यह तो है शब्द, पठ तो है शब्द, और पठति क्या है? पद है। उसी प्रकार से लता है, लता के जो शब्द है अगर उसमें हम शुभ प्रत्यय लगाते हैं तो हमारे पास में पद बनता है लता। इस प्रकार से हमने देखा कि शब्द को यदि अगर पद बनाना है तो हमें या तो सुबंत या तिगंत प्रत्यय उसके अंदर लगाने होंगे। अब विद्यार्थियों, बार बार हम सुबंत और तिगंत की चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं कि सुबंत क्या है और तिगंत क्या है। तो विद्यार्थियों, सुबंत है वह क्या है? शुभ प्रत्यय है। अब इसको बार बार सुबंत इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों, शुभ प्रत्यय,
क्योंकि हमने जो पिछली कक्षा थी उस पिछली कक्षा में हमने प्रत्यय बनाने की प्रक्रिया को हमने देखा था। वहां पर वर्ण विचार की जो कक्षा थी हमारी, उस कक्षा में हमने प्रत्यय बनाने की प्रक्रिया को देखा था। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पर भी एक प्रत्यय बना लेते हैं। आरंभ का वर्ण क्या है विद्यार्थियों? शु, और अंतिम वर्ण क्या है? प। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा? शुप। इस प्रकार से यह एक प्रत्यय होता है शुप प्रत्यय। और उस प्रत्यय के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं विद्यार्थियों? कितने आते हैं? 21। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सुप प्रत्यय बना हुआ होता है वह शब्दों के साथ लगकर उन्हें पद बना देता है। उसी प्रकार से अब हम जो सुप प्रत्यय हैं उनको देखते हैं एक बार। उनकी संख्या 21 है। उन 21 प्रत्ययों को हम एक बार अध्ययन करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। उसके अलावा विभक्तियां भी है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यह सभी वचनों के अंतर्गत और सभी विभक्तियों के अंतर्गत रूप बने हुए हैं। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर एक वचन में क्या है? प्रथमा एक वचन में सु, द्विवचन में औ और बहुवचन में क्या है विद्यार्थियों? जस। क्योंकि जो हमारे शब्द रूप है वह भी इसी प्रकार से चलते हैं। रामः, रामौ, रामः। क्योंकि यह जो प्रत्यय है वह प्रत्यय लग कर ही उसे पद बनाते हैं और उसी प्रकार से शब्द रूप चलते हैं। देखिए द्वितीय एक वचन में अम, औट, शश। तृतीया में टा, भ्याम, भिस। चतुर्थी के अंदर गे, भ्याम, भ्यस। पंचमी में ngसी, भ्याम, भ्यस। और षष्ठी में ngस, औश, आम। और सप्तमी में क्या बना विद्यार्थियों? गी, औस, सूप। इस प्रकार से यह 21 प्रत्यय जो सुबंत है उनको हमने देखा है। अब विद्यार्थियों दूसरी चर्चा क्रियापदों के साथ। तिङंत। तिङंत क्या है विद्यार्थियों? जो तिंग प्रत्यय हैं उन्हें कहते हैं तिङंत और उनकी संख्या है विद्यार्थियों 18। अब इसके दो रूप चलते हैं, परस्मैपदी में और आत्मनेपदी में। इनके 3 पुरुष हैं और 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से आत्मनेपदी के भी रूप चलते हैं। देखिए किस प्रकार से परस्मैपदी के रूप हैं, उनके तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से जो आत्मनेपदी है उसके भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परस्मैपदी के पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आत्मनेपदी के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसके रूप कैसे चलते हैं? तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों आत्मनेपदी के त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब विद्यार्थियों हम आगे की जो संज्ञा है उसको देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। निष्ठा। अब हमारे पास में अगली संज्ञा क्या है विद्यार्थियों? निष्ठा। पाठ के दौरान हमने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है और उसको समझने का भी प्रयास किया है। विद्यार्थियों निष्ठा किसे कहते हैं? त, उसके अंदर त शेष रहता है और तवतु, उसके अंदर तवत शेष रहता है। प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं और इसका सूत्र क्या है? त, तवतु, निष्ठा। अर्थात हमारे पास में जो दो प्रत्यय हैं त और तवतु, उन्हें क्या कहेंगे? निष्ठा कहेंगे। इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। अब विद्यार्थियों जहां पर भी निष्ठा का प्रसंग होगा, जहां पर भी निष्ठा की बात होगी, वहां पर ये दोनों प्रत्यय उपस्थित होंगे। व्याकरण शास्त्र के अंदर जहां पर भी निष्ठा पद का प्रयोग किया जाएगा या हमें बताया जाएगा कि यहां पर निष्ठा प्रत्यय है, तो वहां पर हमें समझना होगा कि वहां पर कौन सा प्रत्यय है? त या तवतु। अब यहां पर कहा गया है कि क्रियापदों का निर्माण भी इससे होता है और वह क्रियापद कौन से होंगे विद्यार्थियों? भूतकालिक होंगे। तो हमने यहां पर देखे हैं कि पद बने हुए हैं गतः और गतवान। तो चलिए विद्यार्थियों हम इसका एक वाक्य प्रयोग करके भी देखते हैं कि वाक्य प्रयोग किस प्रकार से इसका किया जाता है। यहां पर लिखा गया है मया ग्रंथः पठितः, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया, भूतकाल के अंदर होगा। और एक विशेष बात और यहां पर विद्यार्थियों, यह जो वाक्य है यह वाक्य क्या है? कर्मवाच्य का है और कर्मवाच्य के वाक्य के अंतर्गत कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर क्या आया है? मया। उसी प्रकार से मया पुस्तिका पठिता, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब यहां पर देखो विद्यार्थियों पुल्लिंग का कर्म था, इस कारण से क्रिया भी क्या आई है?
पुल्लिंग की। यहां पर जो कर्म है वह क्या है, स्त्रीलिंग का, इस कारण से जो क्रिया है वह भी किसकी आई है, स्त्रीलिंग की। यहां पर बना है विद्यार्थियों पठित है और यहां पर बना है पठिता। उसी प्रकार से छात्र है ग्रंथम पठितवान, यहां पर क्या था विद्यार्थियों, त प्रत्यय, और यहां पर क्या है, तवतु प्रत्यय। अब हमारा वाक्य क्या है विद्यार्थियों, छात्र है ग्रंथम पठितवान, छात्र ने ग्रंथ पढ़ लिया। छात्रौ ग्रंथम पठितवन्तौ, छात्रों ने ग्रंथ पढ़ लिया। यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा कर्ता है वह एक वचन का है, इस कारण हमारी क्रिया भी एक वचन की है। यहां पर हमारा कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी क्या है विद्यार्थियों, द्विवचन की आई है। जब हम इन प्रत्ययों को विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे तब हम इन्हें जरूर समझेंगे। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे हमारे पास में कौन सी संज्ञा है, विकरण। अब विकरण किसे कहते हैं विद्यार्थियों, यह हम समझते हैं। देखिए, धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले, धातु हमने देखा है, वहां पर हमने धातु का अध्ययन किया था कि किसी भी धातु को पद बनाने के लिए हम वहां पर कौन सा प्रत्यय लगाते हैं विद्यार्थियों, तिंग प्रत्यय। और किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, वहां पर कौन सा प्रत्यय था विद्यार्थियों, शुप प्रत्यय। अब यहां पर कहा गया है कि धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप, जिसके अंदर क्या बचता है, अ, श्यन, य, स्नु, नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। अर्थात जब किसी भी क्रिया को हम तिंग प्रत्यय लगाने के साथ में उसे पद बनाते हैं तो उस पद बनाने के दौरान बीच के अंदर कुछ वर्ण उपस्थित होते हैं, जैसे अ, य, नु। यह क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों, यह विकरण कहलाते हैं। और यह है प्रत्यय, क्योंकि जो मूल रूप से लगते हैं वह होते हैं शप, शन और स्नु, और ये आदि सब क्या है विद्यार्थियों, प्रत्यय हैं। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी क्रिया के और जो तिंग प्रत्यय है उसके मध्य लगने वाले कोई भी प्रत्यय क्या कहलाएंगे, वहां कहलाएंगे विद्यार्थियों विकरण। जैसे भवती में भू और ती, यहां पर भू धातु है और ती तिंग प्रत्यय है, के मध्य में शप हुआ है। यहां पर शप हुआ तो शप में क्या बचता है विद्यार्थियों, अ। तो अब हमारे पास में क्या स्थिति आई है, भू धन अ धन ती। विकरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती है। अर्थात किसी भी धातु को हम जब पद बनाते हैं तो उसके साथ में हम तिंग प्रत्यय लगाते हैं, तो धातु और तिंग के बीच के अंदर शप आदि जो प्रत्यय आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकरण कहते हैं। अब यहां पर इन्होंने एक चर्चा की है कि धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती है। अब यह 10 गण कौन से हैं विद्यार्थियों, हम उन्हें देखते हैं एक बार और उनके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, धातु का गण और विकरण प्रत्यय। विकरण से तात्पर्य है कि वहां पर कौन सा प्रत्यय आएगा, कौन सी धातु किस गण के अंतर्गत आती है, वह यहां पर लिखा गया है कि भवादि गण है। गण का मतलब है विद्यार्थियों एक समूह है, अर्थात उस समूह के अंदर जो जो धातुएं आती है उन धातुओं के साथ में वह विकरण प्रत्यय लगा हुआ होता है। अब वह 10 गण कौन कौन से हैं, भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, तुदादिगण, क्रयादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, स्वादिगण और चुरादिगण। अब इनको एक साथ देखते हैं विद्यार्थियों। अगर भवादिगण होगा तो विकरण क्या लगेगा, शप, शप में से क्या बचेगा, अ। अदादि के अंदर जुहोत्यादि के अंतर्गत वहां पर विकरण उपस्थित नहीं है, विकरण का लोप होता है। उसी प्रकार से दिवादिगण, दिवादिगण में क्या विकरण लगेगा विद्यार्थियों, शन, शन में क्या बचेगा, य। उसी प्रकार से तुदादिगण, तुदादिगण में क्या विकरण, श, स में से क्या बचेगा, अ। क्रयादिगण, क्रयादिगण में क्या विकरण होगा, स्ना, स्ना में क्या बचेगा, ना। रुधादिगण, रुधादिगण में क्या विकरण है, स्नम, स्नम में क्या बचेगा, न। उसी प्रकार से तनाधि, तनाधि के अंदर क्या विकरण लगेगा, उ। स्वादि, स्वादि के अंदर स्नु और स्नु में क्या बचेगा, नु। चुरादिगण, चुरादिगण में क्या विकरण लगेगा, णिच, और णिच में से क्या बचेगा विद्यार्थियों, ई शेष रहेगा।
अब हमें ये समझ में आ गया है कि गण कितने हैं विद्यार्थियों, 10 गण हैं और उन्हीं गणों के आधार पर विकर्ण प्रत्यय लगते हैं। अब विद्यार्थियों हम आगे की संज्ञा की ओर चलते हैं। आगे कौन सी हमारी संज्ञा हमारे सामने है, हमारे सम्मुख है। विद्यार्थियों आगे हमारे पास जो संज्ञा है वह है संयोग संज्ञा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। जो संयोग है वह संज्ञा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलोनंतरा संयोग क्या बताया है विद्यार्थियों, इसका अष्टाध्यायी के अंतर्गत हलोनंतरा संयोग है, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों हल के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। ऐसे वर्ण कौन से वर्ण, जो हल हो अर्थात व्यंजन हो और उन व्यंजन वर्णों का संयोग हो और उनके मध्य के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं हो, वहां पर क्या होता है विद्यार्थियों, वहां पर होता है संयोग संज्ञा। देखिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्द के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है सामीप्य। सामीप्य के अंतर्गत विद्यार्थियों जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर प और उसके आगे य और उसके बाद में ए आता है। ए आने के बाद में विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं जो प और य है, उस प और य के मध्य किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, अर्थात वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, वहां पर होगी संयोग संज्ञा, जो कि हमारे व्याकरण विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय है। चलिए आगे इसे और समझते हैं और देखते हैं किस प्रकार से संयोग संज्ञा होती है। देखिए विद्यार्थियों यहां पर जो संयोग संज्ञा दी गई है वह किस प्रकार से है। जैसे यहां पर हमने एक शब्द लिया है महत्व। अब विद्यार्थियों महत्व में तय है तथा व का संयोग है। अब हमने देखा है कि जो महत्व है उस महत्व के अंतर्गत त और व के मध्य किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं आया है, तो वह जो स्वर का अभाव है और व्यंजनों का संयोग है वह क्या कहलाता है विद्यार्थियों, संयोग संज्ञा। इसी प्रकार से देखिए हम और देखते हैं, रामः उद्यानम गच्छति। यहाँ पर उद्यानम के अंतर्गत क्या है विद्यार्थियों, द और य, तथा गच्छति में क्या है, च और छ का संयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा। अयम रामस्य ग्रंथः अस्ति। अब यहाँ पर विद्यार्थियों श है, श के अंतर्गत आया स और उसके बाद में य और उसके बाद आता है विद्यार्थियों अ, अर्थात इन दोनों के मध्य कोई स्वर नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है रामस्य में स और य, ग्रंथ ग्रंथः में ग और र तथा न और थ तथा अस्ति में श और त का संयोग है, अर्थात ऐसे व्यंजन वर्णों का संयोग जो स्वर से रहित है। अब विद्यार्थियों जो महत्व है उसको हम पुनः एक बार देखते हैं। देखिए हमारे पास में इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो म के अंदर से हमने स्वर निकाल लिया है अ। उसी प्रकार से हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, ह में से हमने स्वर निकाल लिया अ। उसी प्रकार से आगे हमारे पास में है त में से हमने निकाल लिया स्वर, लेकिन यहाँ पर स्वर है ही नहीं, हम नहीं निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में है व और अंत में हमारे पास में शेष बचता है स्वर अ। अब हम देखते हैं कि इसके साथ स्वर है, इसके साथ स्वर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्वर बीच में उपस्थित नहीं है, इस कारण से इसे क्या कहेंगे हम, संयोग संज्ञा। चलिए विद्यार्थियों संयोग संज्ञा के बारे में और समझते हैं आगे कहाँ कहाँ पर संयोग संज्ञा होती है। तो संयोग के आधार पर शब्दों या धातुओं को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब वह 3 भागों में विभक्त कर रहा है किसको, संयोग संज्ञा को। वह क्या क्या है, सर्वप्रथम संयोगादि, अर्थात यह जो संयोग होगा वह संयोग कहाँ होगा, किसी भी शब्द के आरंभ में होगा तो उसे क्या कहेंगे, संयोगादि। देखिए किसी शब्द या धातु के प्रारंभ में संयोग होने पर उस शब्द या धातु को संयोगादि कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनके अंतर्गत संयोग होगा वह संयोग कहाँ होगा, आरंभ में होगा, आदि में होगा, और उसे क्या कहेंगे हम, संयोगादि। जैसे हमारे पास में शब्द है विद्यार्थियों क्षमा। क्षमा के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो क श म और
देखिए विद्यार्थियों, क स और उसके बाद में अ, पुनः इसको वापस लिखते हैं यहां पर हम क श अ म और आ, इस प्रकार से हमारे पास में यह वर्ण आते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि जो क और श है व्यंजन है और उन व्यंजनों के मध्य में किसी प्रकार का कोई स्वर वहां पर उपस्थित नहीं है। इस कारण से यह क्या हुआ विद्यार्थियों, संयोग हुआ, यहां पर संयोग संज्ञा हुई। लेकिन यह संयोग संज्ञा कहां पर हुई है विद्यार्थियों, इस शब्द के आरंभ में हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संयोगादि। उसी प्रकार से ज्ञानम के अंतर्गत, उसी प्रकार से ग्ला के अंतर्गत, उसी प्रकार से ध्या के अंतर्गत। ग्लाध्या ये क्या है विद्यार्थियों, यह क्रियापद है। अब हम देखते हैं कि और इसका भेद क्या है, तो और भेद बताता है विद्यार्थियों यह संयोगांत। किसी शब्द या धातु के अंत में संयोग होने पर उस धातु या शब्द को संयोगांत कहा जाता है। अर्थात किसी भी शब्द या धातु के अंत में संयोग होने पर, अब संयोग कहां पर होगा, अंत में होगा, किसी भी शब्द किसी भी धातु के अंत में होगा। देखिए हमने यहां पर धातु लिया, भिक्ष धातु है, भिक्ष धातु के अंतर्गत जो क्ष है वह कहां पर है, अंत में है। इसको हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं, भ हमारे पास में, उसके बाद में ई है, ई के बाद में क है और क के बाद में क्या है विद्यार्थियों, श है। अब हम देखते हैं जो क और श है वह कहां पर है, अंत में है, क्योंकि उसके बाद में कोई स्वर है ही नहीं। जबकि पिछला जो हमने देखा था क्षमा, क्षमा के तो बाद में स के बाद में ए आ रहा था, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर आगे कोई स्वर है ही नहीं। जब आगे कोई स्वर है ही नहीं है तो संयोग हमारे पास में अंत में हुआ और उसे हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, संयोगांत। उसी प्रकार से हमारे पास में दूसरी धातु है शिक्ष धातु। शिक्ष धातु के अंतर्गत जो क्ष है वह कहाँ पर है, अंत में है, और इसी कारण से हम कहेंगे संयोगांत। अगला है हमारे पास में विद्यार्थियों संयोग मध्य। अब जो संयोग होगा वह कहाँ होगा, बीच में होगा, अब मध्य में होगा। किसी भी शब्द या धातु के प्रारंभ एवं अंत के अलावा अन्यत्र कहीं पर भी संयोग होने पर उस शब्द या धातु को संयोग मध्य कहा जाता है। अब संयोग जो भी होगा वह कहाँ होगा, उस शब्द के मध्य में होगा। अब वह चाहे शब्द हो चाहे धातु हो। देखिए विद्यार्थियों अक्षमा, अब हम इसका वर्ण विच्छेद यदि अगर हम करते हैं तो हमारे पास में वर्ण आते हैं विद्यार्थियों अ के बाद में क के बाद में श के बाद में अ के बाद में आता है विद्यार्थियों मा और अंत में आता है आ। अब हम देखते हैं कि जो क और श है वह कहाँ पर आ रहा है, मध्य के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होगी। लेकिन संयोग संज्ञा के अंदर यह कौन सा भेद होगा, यह भेद होगा विद्यार्थियों संयोग मध्य। उसी प्रकार से यहाँ पर जो पद्यम लिखा हुआ है उस पद्यम में कहाँ पर है संयोग संज्ञा, ध्य में। विज्ञानम में कहाँ पर है विद्यार्थियों, ज्ञ में। यहाँ पर ध्य में और परित्राणम में कहाँ पर होगी विद्यार्थियों, त्रय के अंतर्गत। अब यहाँ पर अगर हम इनमें से स्वर निकाल लेते हैं तो यह इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो संयोग संज्ञा हुई है वह कहाँ पर हुई है विद्यार्थियों, जो पद है, जो शब्द है या धातु है उसके मध्य के अंतर्गत। चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब विद्यार्थियों हमारे पास जो अगली संज्ञा है वह संज्ञा क्या है विद्यार्थियों, संहिता संज्ञा। वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। अर्थात कोई भी जो दो वर्ण है उन दो वर्णों के बीच में अत्यधिक समीपता, बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के, वह क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, वह कहलाएगा संहिता। प्रह सन्निकर्षः संहिता, यह इसका सूत्र दिया गया है। तो विद्यार्थियों वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जैसे वाक धन ईशः, अब यहां पर यह अंतिम वर्ण, यह आरंभिक वर्ण, वा क और ई, इनमें क ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य करने से वागीशः पद बना है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में यहाँ पर दो पद थे, क्या क्या थे, वाक धन ईशः। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो क है और जो ई है उन दोनों वर्णों के अंतर्गत अत्यधिक समीपता है
और यह अत्यधिक समीपता ही संधि का कारण होता है, और इसी कारण से संधि युक्त पद होकर क्या बनेगा, वागीशः। चलिए विद्यार्थियों और इसे आगे समझते हैं। जिन दो वर्णों के बीच संधि कार्य होता है वे वर्ण संहिता संज्ञक होते हैं। अब हमने वहां पर देखा था कि हमारे पास में दो वर्ण थे, उन दोनों वर्णों में अत्यधिक समीपता थी। तो वह दो वर्ण कौन कौन से थे हमारे पास में, क और ई, और क और ई के कारण ही यहां पर क्या हुआ विद्यार्थियों, वे दोनों वर्ण क्या कहलाएंगे, संहिता संज्ञक कहलाएंगे। और जो संहिता संज्ञक वर्ण होते हैं उनके ही अंदर संधि होती है। यहां पर एक और उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों हमारे पास में, वाक धन ईशः, यहां पर क और ई क्या है, संहिता संज्ञक है, इन दोनों के मध्य ही संधि कार्य होगा। इसी प्रकार से मधु धन अरिहि, यहां पर उ और अ संहिता संज्ञक वर्ण है। रमा धन ईशः, यहां पर आ और ई संहिता संज्ञक वर्ण है। अब विद्यार्थियों हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आ है और उसके बाद क्या है विद्यार्थियों, ई है, तो ये दोनों क्या होंगे, संहिता संज्ञक वर्ण होंगे। चलिए विद्यार्थियों जो आगे की हमारी जो संज्ञा है वह क्या है विद्यार्थियों, हमारी जो संज्ञा है वह है संप्रसारण। अब संप्रसारण किसे कहेंगे विद्यार्थियों, तो उन्होंने कहा कि यण, यण के अंतर्गत क्या आता है विद्यार्थियों, यण एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे पास में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वहां पर आते हैं विद्यार्थियों य, र, य, व, र और ल। फिर से देखिए एक बार, य, व, र और ल, और इन वर्णों के स्थान पर एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, उ, री और ली के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। उन्होंने कहा कि यण, ठीक है, यण के अंतर्गत कौन कौन से हैं, य, व, र और ल। उसी प्रकार से दूसरा प्रत्याहार क्या था विद्यार्थियों, इक, ठीक है, ई, उ, री और ली। कह रहा है कि यण के स्थान पर इक के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। अब यण के स्थान पर इक का प्रयोग क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, संप्रसारण। अर्थात य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री, ल के स्थान पर क्या आएगा विद्यार्थियों, ल आएगा। लेकिन विद्यार्थियों यदि अगर इसका उल्टा हो कि इक के स्थान पर यण आदेश हो तो वहां पर होती है यण संधि, और यदि अगर यण के स्थान पर इक आदेश हो तो वह कहलाता है संप्रसारण। देखिए पदों के माध्यम से समझते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि इज्ञणः संप्रसारणम, यहां पर उन्होंने पद दिया है विद्यार्थियों, शब्द दिया है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि पद किसे कहेंगे, जहां पर सुबंत और तिगंत का प्रयोग होगा वहां पर पद होगा, बाकी सब क्या होंगे, शब्द होंगे। तो यज शब्द है, यज शब्द को यदि अगर हम संप्रसारण करते हैं तो य के स्थान पर क्या होगा, ई, और अगला हमारा शब्द क्या होगा, इज। उसी प्रकार से अगला जो पद बनेगा वह क्या बनेगा, इज्जते। वच, वच के स्थान पर, व के स्थान पर क्या हुआ, उ, और यहां पर शब्द क्या बना, उच्च, और यदि अगर पद बनेगा तो क्या बनेगा, उच्यते। इत्यादि प्रकार से यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं। अगले की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है हमारे पास में गुण। गुण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और गुण कहते किसे हैं, तो विद्यार्थियों उन्होंने कहा कि अ, ए और ओ, यह क्या है, गुण है। अ, ए, ओ को गुण कहा जाता है। जहां पर भी गुण की बात होगी वहां पर ये तीनों वर्ण उपस्थित होंगे। अब हम यह समझ चुके हैं कि गुण जहां पर भी बताया जाएगा वहां पर कौन कौन से वर्ण होंगे, अ, ए और ओ, और उसका सूत्र क्या है, अदेंग गुणः। कहा गया है अत एंग च गुण संज्ञा सात, तो अत हो गया और एंग विद्यार्थी यहाँ पर प्रत्याहार है, और एंग जो प्रत्याहार है उस प्रत्याहार के बारे में हमने प्रत्याहार बनाने के समय वहां पर अध्ययन किया था। उसी प्रकार से हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, वृद्धि। वृद्धि किसे कहेंगे, वृद्धिरादेच। अर्थात जहां पर भी वृद्धि की बात होगी वहां पर कौन कौन से वर्ण होंगे, आ होगा, आई होगा और औ होगा, को वृद्धि कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर देखा कि गुण कहाँ कहाँ होगा, अ, ए और ओ पर, वृद्धि कहाँ होगी, आ, आई और औ। जहां जहां भी ये वर्ण होंगे आ, आई, औ, वहां पर वृद्धि कार्य होगा। धातु किसे कहेंगे विद्यार्थियों, तो धातु कहा कि क्रियावाची भू आदि को धातु कहा जाता है।
जहां जहां पर भी जो क्रियावाची भू आदि है, भू के साथ साथ क्रियावाची कौन कौन से विद्यार्थियों, बहुत सारे हैं, जहां पर भी क्रिया की बात होगी वहां पर इस प्रकार की धातु का प्रयोग होगा। भू, पठ, लिख, वद, गम, ये सब क्या है, धातुएं हैं, लेकिन ये सब क्या है, क्रियावाची पद है। गम, पठ, लिख, वद, चल, ये सब क्रियावाची है और ये क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। क्रियावाची भू आदि को क्या कहते हैं, धातु कहा जाता है। और उसकी परिभाषा क्या कही गई है, भूवादयो धातवः, इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी हुई है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि निषेध व विकल्प कार्य को विभाषा कहा जाता है। जहां जहां पर भी किसी को निषेध करने की या विकल्प की बात होगी उसे क्या कहेंगे, उसकी संज्ञा क्या कहेंगे विद्यार्थियों, वहां कहेंगे हम विभाषा। सूत्र उन्होंने दिया है, न वेति विभाषा। उसी प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, अवसान। वर्णों का अभाव अवसान कहलाता है, अर्थात ऐसी परिस्थिति जहां पर वर्ण समाप्त हो चुके हैं वह क्या कहलाएगा, अवसान। और सूत्र क्या दिया गया है, विरामो अवसानम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यथासंभव जितनी संज्ञाएं थी उनका हमने अध्ययन किया है। इस प्रकार से कई संज्ञाएं हैं जो अधिशेष हैं, उनको विद्यार्थियों यथा समय जब जब हमें आवश्यकता होगी हम उनका अध्ययन करेंगे। अब विद्यार्थियों जो हमने जिन संज्ञाओं का अध्ययन किया है उन संज्ञाओं के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को क्या क्या उनके अंदर पूछा गया है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है हमारे पास में, अधोलिखित पदेभ्यः आगम वर्णान आदेश वर्णान व स्पष्टीकृत्य पृथक कुरुत। कहा गया कि अधोलिखित पदों में आगम वर्ण और आदेश वर्णों को स्पष्ट कर पृथक पृथक लिखो। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं दो, वृक्ष, धन, छाया, और अगला रूप आता है वृक्षस छाया। यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, च आगमः। इस प्रकार से हमें यहाँ पर आगम का जो उदाहरण है वह दिया गया है। उसी प्रकार से यदि धन अपि, यहाँ पर यद्यपि लिखा हुआ है, यह आया है, यह क्या है विद्यार्थियों, आदेश है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वह ई है, उसके बाद में आ है, तो हम देखते हैं ई के स्थान पर यह आदेश होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह और यहाँ लिखेंगे आदेश है। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, तरु और छाया। अब यहाँ पर जो संधि युक्त पद है वहां पर च आया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर च आगमः। अब आपको पता होना चाहिए आदेश कौन होता है, आदेश होता है शत्रुवत, और आगम क्या होता है, आगम होता है मित्रवत। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, अनु, अनु के अंदर उ है, आगे छ है। अब इन दोनों के बीच में क्या है विद्यार्थियों, च। पद क्या बना हमारे पास में, अनुच्छेद, अनुधन छेद है, अनुच्छेद है, च आया है, तो यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, च आगमः। उसी प्रकार से अनु धन इच्छति, यहाँ पर उ है, उ को व हो गया विद्यार्थियों, व के बाद में न आधा होकर हमारे पास में पद आता है अन्विच्छति, तो यह क्या हो गया विद्यार्थियों, उ के स्थान पर क्या है, देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, अनु और उसके बाद में क्या है विद्यार्थियों, इच्छति। देखिए यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, उ, उसके बाद क्या है ई, तो उ के स्थान पर क्या हुआ, व। तो अब हमारे पास में जो व आया वह क्या है विद्यार्थियों, वह आता है आदेश, आदेश। इस प्रकार से जो हमारा उत्तर है वह होता है। देखिए यहाँ पर जो संधि युक्त पद क्या है वह क्या लिखा हुआ है, अन्विगच्छति, अन्विच्छति। क्या है विद्यार्थियों, अन्विच्छति, अनुधनिच्छति, अन्विच्छति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तालिकातः पद संज्ञक पदानि पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पर जो तालिका दी गई है उस तालिका में से हमें जो पद बने हुए हैं उन पदों को पृथक करके लिखना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए उसके साथ कौन से प्रत्यय लगे हुए होते हैं, या तो तिंग होंगे या फिर शुप होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, स है, स के साथ में क्या लगा हुआ है, तिंग है या शुप है, यहाँ पर शुप प्रत्यय लगा हुआ है, इस कारण से यह क्या है, पद है। हमने उसको पद को अलग कर दिया है। पद संज्ञक पद, पठती, पठती के अंदर क्या लगा हुआ है विद्यार्थियों, यहाँ पर
तिंग प्रत्यय लगा हुआ है, इस कारण से पठती भी पद हुआ। हरि ही नहीं होगा क्योंकि विद्यार्थियों हरि सीधा सीधा क्या है, शब्द है, यहाँ पर पद नहीं है। दृश्य, दृश्य भी नहीं है। हशामी, यह विद्यार्थियों पद है, हमने पद को अलग कर दिया है। चल नहीं है, लेकिन चलती क्या है विद्यार्थियों, पद है, यहाँ पर तिंग प्रत्यय लगा हुआ है। ते भी पद है, यहाँ पर शुभ प्रत्यय लगा हुआ है। अब हमने जो हरि को देखा था वह तो पद नहीं था, लेकिन हरि ही क्या है विद्यार्थियों, पद है। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम पद संज्ञक। अब पद संज्ञक कौन कौन से हो गए हमारे पास में, यह और जो शेष बचे हुए हैं वह पद क्या होंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए हमने ले लिया, पठती हो गया, हरि यह पद नहीं है, यह क्या है विद्यार्थियों, शब्द है। उसके बाद में दृश्य है, उसके बाद चल है, ये सब क्या है, शब्द है। ठीक है विद्यार्थियों, हमारे पास में हो गए स, पठती, और उसके बाद हशामी, हरि यहाँ पर आ गया, दृश्य यहाँ पर आ गया, चल, चल यहाँ पर आ गया, चलती यहाँ आ गया, ते और हरि। इस प्रकार से हमने जो पद हैं उनको अलग कर लिया और जो शब्द हैं उनको हमने अलग कर लिया है। हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है वह क्या कह रहा है विद्यार्थियों, अधोलिखित तालिकायां प्रदत्त पदेषु संयोगस्य उदाहरणानि पृथक कृत्वा लिखत। अब हमें जो तालिका दी गई है उस तालिका में से जो संयोग के पद हैं उन्हें हम अलग लिखते हैं। संयोग, अब वो संयोगादि हो, चाहे संयोगांत हो, चाहे संयोग मध्य हो, उन्हें हमें एक साथ करके यहाँ पर लिखना है। क्या महेश है के अंतर्गत कोई संयोग है, नहीं है। यहाँ पर संयोग है विद्यार्थियों, यह हमारा उत्तर होगा उष्ण है। उसी प्रकार से वागीश के अंतर्गत कोई संयोग नहीं है, महत्वम में संयोग है, हम इसे लिखेंगे महत्वम। उसी प्रकार से सज्जन, उसी प्रकार से है विद्यार्थियों क्लेश, क्लेशः। इस प्रकार से जो हमारे सामने संयोग से युक्त पद थे, उदाहरण थे, उनको हमने अलग कर लिया है। देखिए उष्ण है, यहाँ पर संयोग है, महत्वम के अंतर्गत यहाँ पर संयोग है, सज्जन में यहाँ संयोग है और क्लेश में यहाँ संयोग है। इस कारण से हमने जो संयोग के उदाहरण हैं उनको हमने अलग कर लिया है। बाकी शेष हमारे पास में क्या है, महेश है, इसमें संयोग नहीं है, वागीश में संयोग नहीं है, और उसके बाद में विद्यार्थियों पावक में कोई संयोग नहीं है। इस प्रकार से जो हमारी आज की कक्षा थी, उस आज की कक्षा में हमने विद्यार्थियों संज्ञा के विषय में चर्चा की है। उसका उपयोग हमें जब व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेंगे तब हमें इसकी आवश्यकता होगी। इसका उपयोग सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि इसका उपयोग क्या होता है विद्यार्थियों, जो अध्ययन है, व्याकरण का अध्ययन है, उसको लाघव करने की दृष्टि से इसका उपयोग, संज्ञाओं का उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में इतना ही। शेष जो हमारी पाठ्य पुस्तक है या हमारी व्याकरण के कुछ बिंदु हैं उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो विद्यार्थियों मिलते हैं हम अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।